गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस दैट इज चैप्टर नंबर 1। पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट चैप्टर? फिजिकल वर्ल्ड। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करा था यूनिट नंबर 1 को। पहला था फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम अभी करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। माई फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज फिजिक्स से। तो फिजिक्स आपके लिए क्या है? फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। देखो, फिजिक्स बिल्कुल सेपरेट हो गया। ऑल्दो आपका 9th और 10th में भी आपने फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन इंडिविजुअली वो साइंस था, पेपर एक ही था साइंस का। अब जो आपका पेपर है वो सेपरेट हो गया फिजिक्स का। तो व्हाट इज साइंस? ये आपके हिसाब से साइंस क्या है, ये आप अपने नीचे कॉलम्स में मुझे मार्क करके दे सकते हैं। लेकिन व्हाट इज फिजिक्स ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया? तो व्हाट इज साइंस आप देंगे। सर पहले दिन पहला ही टॉपिक होमवर्क? नहीं, होमवर्क नहीं है। आपके लिए साइंस क्या था, आपके हिसाब से साइंस क्या था। आई एम नॉट आस्किंग यू बुक की लाइन्स क्या है, आपके लिए साइंस क्या था। तो फिजिक्स के स्टडी ऑफ नेचर एंड इट लॉज। सर ये भी तो बुक की लाइन है, बिल्कुल है, लेकिन इससे हम क्या समझते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है समझने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फिजिक्स फॉर अस? नेचर एंड इट लॉज। नाउ व्हाट इज नेचर? नेचर को समझ लो भगवान, और लॉज जो हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं। नाउ अब मैं क्यों बोल रहा हूँ वाई एम सेइंग गॉड, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है कि हमारे लिए गॉड ही कर रहा है। सो व्हाट इज नेचर एंड इट व्हाट इज लॉज? तो साइंस हमारे लिए भगवान के समान है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल कोट करूँ, वाई द सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट। उसका मन होगा तो वेस्ट से भी निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा एक जगह से जाएगा और दूसरी जगह को जाएगा, वही रूटीन आपका फॉलो करेगा। अच्छा, स्काई का कलर ब्लू ही होगा? बिल्कुल होगा। तो अगेन एक लॉ हो गया नेचर में। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से लेके जितने आप लोगों ने 9th और 10th पे लॉस पढ़े हैं या कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे फिजिक्स ही तो आपको समझा रहे हैं। सो व्हाट इज फिजिक्स? नेचर एंड इट लॉज। इसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो और कोई एग्जाम्पल अगर आप कोट करना चाहो तो आप मुझे बता सकते हो। हर जगह फिजिक्स है, ठीक है। जब भी आप फिजिक्स में क्यों और कैसे ढूंढना शुरू कर दो तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक हो गया? कुछ बच्चों में आदत होती है, लेकिन कुछ बच्चों में इसके लिए नेगेटिव हैबिट भी होती है। वो क्या करते हैं, जो आंसर होता है सब समझ में आ गया, हम बेस पे पहुंच गए, अच्छा सर अब ये भी क्यों होगा। तो वहां पे समझने के लिए फिर आपको ज़्यादा एडवांस यानी कि रिसर्च, उसके लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक समझ गए, बेस तक समझ गए, उसके बियॉन्ड अब समझने के लिए कुछ नहीं है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल द कंसेप्ट। तो आप राइट डायरेक्शन में अगर आप प्रोग्रेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये याद रखिएगा। सो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज फिजिक्स। जैसा हमने पहले भी कहा, जितने भी हमारे आसपास हैं, अगर मैं बात करूं, हम देखते क्यों हैं फिजिक्स, हम सुनते क्यों हैं फिजिक्स, हम चलते क्यों हैं फिजिक्स। क्लियर? जितनी चीजें हमारे चारों तरफ चल रही है वो सारी की सारी किससे रिलेट करती हैं? फिजिक्स। केमिस्ट्री और बायो से भी करती हैं ऑब्वियसली, और बिना मैथ्स के आपका फिजिक्स नहीं हो सकता है, वो भी एक पार्ट है। लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिना फिजिक्स के दुनिया चल ही नहीं सकती। अगर बिना फिजिक्स के हम लोग रह रहे होते, इवन जो आप कहेंगे सर जो प्रिमिटिव मैन थे उसमें भी फिजिक्स थी। वो अपने जो टूल्स बनाते थे और जो वो स्किल्स दिखाते थे वो भी आपकी फिजिक्स थी। लोहे का जो टायर बनाया या जो आपका पत्थर का टायर बनाया, दैट ऑल वाज फिजिक्स। तो फिजिक्स में बस क्यों और कैसे ढूंढना है। करंट फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है? स्काई का कलर ब्लू है तो क्यों है और कैसे है। सिर्फ ये दो क्वेश्चन ढूंढने हैं, आपकी पूरी फिजिक्स पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये समझ में आ गया सबको फिजिक्स क्या है। आगे बढ़े। अब देखो, टू प्रिंसिपल एरिया ऑफ फिजिक्स, जो बेसिकली दो प्रिंसिपल जो मेन एरिया है फिजिक्स के, वो क्या क्या है। एक तो है यूनिफिकेशन, एक है रिडक्शन। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन? यूनिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कोई एक लॉ है वो एक ही जगह पे ना लगे, उससे ज़्यादा जगह पे लगे, 10 जगह पे लगे, 20 जगह पे लगे, 100 जगह पे लगे, लेकिन उससे ज़्यादा जगह पे लगे, यानी कि हम यूनिफाइड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक ही लॉ से हम रिलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। तो जब हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यूनिफिकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, देखो
वैसे इसे रिडक्शनिज्म कहते हैं, लेकिन रिडक्शन भी कह दो तो या ISM लगा दो, कोई बात दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल था? आपने कहा सर जब हम चल रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 9th का याद करो, है ना। जो आपका रॉकेट जा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। बहुत सारी जगह आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन थी, हम इवन खड़े हैं तब भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जब हम ये बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह अलग अलग लॉ लग रहा है। अगर हर जगह अलग अलग लॉ लगता तो हमारे लिए कितनी परेशानी होती है। तो साइंस का काम ये है, फिजिक्स का काम ये है, चीज़ों को आसान बनाना, ना कि डिफिकल्ट बनाना। इसलिए हम ऐसे लॉज बनाते हैं जो काफ़ी जगह पे यूनिफाइड हो सके, यानी कि लग सके। समझ में आया? जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जब आप ये निकालते हैं कि कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो उसमें भी ये जो फोर्स होती है, इसी को आप दूसरी फोर्स के इक्वल रखते हो और आप ये बताते हो कि ये आपका फोर्स है। तो एक पेन और अर्थ के बीच में भी ये लग रही है, एक सन और अर्थ के बीच में भी ये लग रही है, तो दैट मीन्स एक ही जगह नहीं एप्लीकेबल है, काफ़ी जगह लग रही है। तो उसको हम यूनिफिकेशनिज्म या यूनिफिकेशन कहते हैं। रिडक्शनिज्म या रिडक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, दैट इज रिडक्शन। नाउ छोटे छोटे पार्ट्स में हम कहाँ तोड़ते हैं? जैसे आपने ह्यूमन ईयर पढ़ा, तो पहले तो पूरा स्ट्रक्चर, या फिर हम बात करें पहले पूरा ह्यूमन बॉडी, फिर उसके बाद ह्यूमन ईयर, फिर ह्यूमन ईयर के भी 3 पार्ट, आउटर, मिडल, इनर। फिर उसके बाद आउटर ईयर में भी उसके कौन कौन से पार्ट हैं, मिडल ईयर में भी कौन कौन से पार्ट हैं, इनर ईयर में भी कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ हम चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बना के पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसे रिडक्शनिज्म या रिडक्शन बोलते हैं। और यूनिफिकेशन का मतलब है हम बहुत सारे जो बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं, या फिर हम ये बोले बहुत सारे केसेस हैं जिन सब पे एक ही लॉ लग रहा है, इसीलिए हमने उसका क्या नाम दिया? यूनिफिकेशनिज्म। क्लियर? अब देखो, फिजिक्स को हम 3 पार्ट में, वैसे तो पहले 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता था। पहला होता था क्वांटम फिजिक्स, दूसरा होता था क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन बाद में इसमें एक और ब्रांच ऐड करी गई, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। नाउ क्वांटम फिजिक्स में हम क्या कहते थे? हम कहते थे ये जो छोटे एटम मॉलिक्यूल लेवल में जब हम बात कर रहे हैं, दैट वाज क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद आई आपकी क्लासिकल फिजिक्स। हमने कहा इससे जरा ऑब्जेक्ट बड़ी करो, बॉल, पेन, होम, ये मतलब जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, तो हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, बाद में जब ये समझ में आने लगा, एक एटम एक मॉलिक्यूल या इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्वांटम है, लेकिन ज़्यादा एटम और ज़्यादा मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तब वो मीजोस्कोपिक हो जाएगा। 1000 एटम और मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो वो मीजोस्कोपिक हो जाएगा। तो बेसिकली हम 3 ब्रांच में डिवाइड कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मीजोस्कोपिक फिजिक्स। अब है स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखो, स्कोप ऑफ फिजिक्स से हम क्या समझना चाहते हैं बच्चों? मेन है जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो मास, लेंथ और टाइम में डिवाइड करते हैं। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब कितने छोटे से कितने बड़े में लग रही है, चाहे वो मास के लिए हो, चाहे वो लेंथ के लिए हो, चाहे वो टाइम के लिए हो। इसमें मैंने बस एक चीज़ छोड़ी है ताकि वो आप ढूंढ सको, वो चीज़ क्या है। मास में देखो 10 to the power -31 kg, या वैल्यू पूरी पुट करोगे 9.1 तो आपका ये नियर अबाउट इसकी रेंज जो आएगी वो 10 to the power -30 kg भी कह सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेंज आ रही है, और इससे कहाँ तक आ रही है? 10 to the power 55 kg तक आ रही है। नाउ 10 to the power 55 kg इज मास ऑफ यूनिवर्स। तो इतनी छोटी से इतने बड़े मास तक के लिए आपका ये मास एप्लीकेबल है, यानी कि फिजिक्स एप्लीकेबल है, हर जगह लगती है। लेंथ 10 to the power -15 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10 to the power -15, यानी कि 0.00000 कितना हो जाएगा समझ लो आप, -15 है तो 10 to the power 26 मीटर तक ये एप्लीकेबल है। टाइम 10 to the power -22 सेकेंड से 10 to the power 18 सेकेंड। लाइफ ऑफ सन 10 to the power -22 सेकेंड वो टाइम है जिसमें जो लाइट है न्यूक्लियस से पास होती है, सिर्फ इतना छोटा सा टाइम, ठीक है। और 10 to the power 18 सेकेंड लाइफ ऑफ सन, जो आपके सन की लाइफ है वो टाइम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अप्लाई होती है। अब मैंने देखो इसमें 10 to the power 26 मीटर नहीं लिखा है, तो आप ये ढूंढिएगा 10 to the power 26 मीटर का ही लेंथ होती है। साइज ऑफ न्यूक्लियस हमने लिखा है, 10 to the power 26 मीटर आपका क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, तो वाई एम सेइंग सो, कि ये टॉपिक आया क्यों? क्योंकि देखो मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था, हर जगह फिजिक्स है। अगर आप ये ढूंढने लगो अपने घर से आने से स्कूल आने तक, या स्कूल जाने से वापस घर जाने तक, उसके बाद जहाँ भी आप बाहर घूम रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप मिलेगा जहाँ आप फिजिक्स की बात करेंगे। एवरीवेयर इज फिजिक्स।
आप जब बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और कितना एक्साइटिंग है सोचो, क्लाउड आते हैं, वाइट होते हैं, स्काई हमारा ब्लू होता है, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़। अभी बीच में आपके रेन हुई, क्यों हुई, तो जितने भी हेल स्टॉर्म आता है तो क्यों आता है, सो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस। इवन जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें भी आधी आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एवरीवेयर यू विल बी फाइंडिंग दैट। इसके बाद देखो रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू द अदर साइंसेस, क्या रिलेशन है फिजिक्स का अदर ब्रांचेस से। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स अधूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले मैथ बनी फिर फिजिक्स बनी, नहीं। जब आपका प्रिमिटिव मैन आया एग्जिस्टेंस में, कौन सा उसने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करी होंगी, उसने सिर्फ दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करी। मुझे इसको मारना है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कैलकुलेशन चली कि मुझे खाना खाना है तो किसी एनिमल को मुझे हिट करना है, तो उसने क्या बनाया, एक टूल बनाया। तो जो टूल था वो फिजिक्स था और जो डिस्टेंस थी वो मैथ्स थी, तो साथ चल रहे। तो फिजिक्स और मैथ ऐसे ही हैंड टू हैंड आज भी चल रहे हैं। बिना मैथ के हम इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, डेरिवेशनल पोर्शन है, वो नहीं कर सकते, और बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। केमिस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल है, ये केमिस्ट्री इस पे कैसे एप्लीकेबल है, आपका इवन यहीं से शुरू हो जाएगी केमिस्ट्री। जब आप बात करेंगे एटम की, मॉलिक्यूल की, ये सारा दोनों जगह पे है, क्लियर। इवन जब हम बात करते हैं एक्सरेज की, ये दोनों जगह पे हैं। क्रिस्टल्स की बात करते हैं, ये दोनों जगह पे हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कहीं हद तक जुड़े हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स को जब हम नीचे लाएंगे तो हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन लेवल में पहुंचेंगे। केमिस्ट्री में जब हम नीचे आएंगे तब दोबारा हम एटम, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन में आएंगे। तो इसका मतलब दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। बायोलॉजी, बायो में भी आपका फिजिक्स है। कैसे, एक तो वो है जो आपने पढ़ा है, माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा लैब पे, तो माइक्रोस्कोप कैसे बना, फिजिक्स से बना। दूसरा हमारी आर्टरीज, वेन्स, या फिर हमारा हार्ट पंप कैसे कर रहा है, हमारे ईयर को कैसे सुनाई दे रहा है, हमारी आंखों को कैसे दिखाई दे रहा है, ये सब बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन इसमें पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर। तो हर जगह ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो साइंसेस हैं, ये आपस में कोरिलेट रहती हैं, इसीलिए बिना इनके ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस इन फिजिक्स। जो 4 टाइप की फोर्सेस होती है फिजिक्स में, या फिर हम बोले नेचर में, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ये वही है जो बड़ी जानी पहचानी है, क्योंकि 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर था और हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी थी, जरा हम इसके बारे में बात करें। ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती थी, अट्रैक्टिव ऐसी फोर्स होती थी ना, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगती थी, ऑलवेज अट्रैक्टिव। और कैसा, और क्या नेचर होता था इनका, इनकी जो फॉर्मूला होता था Gm1m2/r², जो इनके बारे में पता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये लार्ज डिस्टेंस फोर्स होती हैं, लार्ज डिस्टेंस फोर्स होती हैं, ठीक है। और ये आपकी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस। अब सेंट्रल फोर्सेस क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो ये 2 हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बीच में ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो फोर्स होती है इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है, सेंटर के अलोंग, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। इसके अलावा ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं जरा सा इसका हिंट दे देता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल्दो ये आप आगे वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। देखो जब ये मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ उठा के ले जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लाऊं, मैं ऐसे लाऊं, मैं कैसे भी लाऊं, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क। तो जब भी हम वर्क करते हैं किसी फोर्स की वजह से या किसी फोर्स के अगेंस्ट, और वो पाथ पे डिपेंड ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। आप मैग्नेट के बीच में भी कह सकते हैं, 2 मैग्नेट रखे हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है इनके बीच की जो वर्क डन हो रहा है, जो फोर्स की वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो वर्क डन हो रहा है या तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रास्ता कैसा है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस जो आपकी हाइट है वो काउंट करती है ना। इसीलिए जैसे वर्क डन क्या होगा इसमें, mgh होगा ना, वो हाइट चाहे ऐसे हो, चाहे सीधे स्ट्रेट ऐसे हो, तिरछी हो, सीधे ऊपर हो, स्टेयर केस से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब फोर्स कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है इन फोर्सेस या इनके अगेंस्ट जब वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी फोर्सेस को जिनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस।
दूसरा आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये कहाँ लगती है? हेवनली बॉडीज के बीच में लगती है, आपने देखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इवन मैं आपसे ये कहूँ कि जो आप मंदिर में दिया जलाते हैं उसमें कौन सी फोर्स लग रही है? सर उसमें कहाँ फोर्स लग रही है, हमने तो बर्न करा, उसने जो विक हमने जलाई लैंप में या फिर आपने दिए में कहें, उसकी वजह से ऑयल ऊपर आ जाता है। नहीं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है। जो हीट एनर्जी होती है उसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं वो खिंच के आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खिंच के आते हैं, और वहाँ पे भी आपका क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में। इवन मैं कहूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ मार्कर से, तो देखो ये इंक जो है ये बोर्ड में बिल्कुल चिपक जा रही है ना। यहाँ पे मैंने फेंका, कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे करा है, इंक नहीं निकल रही है, लेकिन यहाँ पे तो लग जा रही है। इसका मतलब ये है जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो जो ये फ्रिक्शन है इसकी वजह से जो भी इंक है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लगती है इसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कभी वाइवा में या कहीं और जगह पे आए। इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करिएगा, नेट में बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा जितना बुक पे भी नहीं है। तो फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, क्यों हम इसे बोल रहे हैं? देखो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10 to the power -15 मीटर होता है। क्लियर? अच्छा, 10 to the power -15 मीटर का मतलब ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस पे लग पा रही है, शॉर्ट रेंज फोर्स। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? देखो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन हैं, ये रिपल कर रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, फिर भी न्यूक्लियस इनको अपने अंदर रख रहा है, यानी कि दोनों को कह रहा है नहीं भैया लड़ाई मत करो, एक साथ रहो। तो इसका मतलब है उस रिपल्सन के बावजूद वो फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि उनको इतनी छोटी डिस्टेंस में बाउंड करके रख रही है। छोटी सी डिस्टेंस में इतना स्ट्रांग फोर्स रिपल्सिव लग रहा है, लेकिन फिर भी बाउंड करके रख रही है। दैट्स वाई दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये भी सेंट्रल फोर्स होती हैं। अच्छा पहले ये बोल दो, चलो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन अभी अगर हम यही बोल दें कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में बात करेंगे। अब मैं पहले वीक न्यूक्लियर के बारे में बात कर लेता हूँ। नाउ व्हाट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपका भी टॉपिक ही नहीं है, 12th में है, लेकिन फिर भी जरा सा हम आइडिया देने की कोशिश करते हैं। आपने रेडियो एक्टिव तो सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी भी सुना होगा, अल्फा बीटा गामा ये तो सुना होगा। तो बीटा डीके में, बीटा डीके का मतलब है जब बीटा रेज निकलती हैं तो वो कैसे निकलती हैं? जब एक न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कैसे निकलता है 12th में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब उस डीके को हम बोलते हैं बीटा डीके। डीके का मतलब होता है टूटना। न्यूक्लियस के अंदर से कुछ भी निकल रहा है तो वो टूट रहा है, और उसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ओके, अभी देखो इतना डिटेल में नहीं जा सकते, सिर्फ ये समझो अल्फा बीटा गामा में से एक डीके था बीटा डीके, उसमें आपका क्या रिलीज हो रहा है? एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, और इस बीटा पार्टिकल यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियस में लग रही है, लेकिन ये प्रोटॉन्स के बीच में नहीं लग रही है, ये इस इलेक्ट्रॉन जो बीटा डीके में रिलीज हुआ उसके साथ एक और पार्टिकल रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच में लग रही है, इसीलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। अब फटाफट देखिए इनका जो रेशियो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये इतना है 1:10⁻25, यानी कि इन दोनों का रेशियो इतना है, इन दोनों का रेशियो इतना है, इन दोनों का रेशियो इतना है। इनका रेशियो निकालना है तो इनको डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बीच में क्या रेशियो है। इज इट क्लियर? अच्छा फटाफट क्विकली अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में, और ये चैप्टर को फिलहाल खत्म करते हैं, बाकी आप इसे रीड आउट करना, थियोरेटिकल चैप्टर है। कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, आपने क्या क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल पढ़ा है, कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा है लेकिन बता देता हूँ। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने जब कोम को अपने हेयर से रब करा तो इलेक्ट्रॉन हेयर से कोम में जाते हैं। तो पहले अगर 5 इलेक्ट्रॉन हेयर में थे, 5 इलेक्ट्रॉन कोम में थे, तो टोटल कितने थे 10। रब करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हेयर से कोम में चले गए, तो कोम में कितने हो गए 7, हेयर में कितने रहे 3। तो अभी भी दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 10। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब दोनों सिस्टम जहाँ पे आपका वर्कआउट हो रहा है तो दोनों में जो नेट चार्ज होगा वो अभी भी इतना ही रहेगा। अच्छा, अब हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए जरा वेट करो। लीनियर मोमेंटम जैसा ही होता है, लेकिन जब रोटेशन होता है तब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। इज इट क्लियर? सो फिजिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला चैप्टर आप पढ़िए, उसमें बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में होगा और डिटेल में होगा। ये तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है पूरे चैप्टर का। इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। मेन वहीं से है आपका जो एग्जाम्स में आएगा, वो क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ओके, रीड इट आउट। कुछ नहीं हो रहा है तो रात को जब नींद नहीं आ रही उस समय पढ़ लो, ये चैप्टर आराम से सॉल्व आउट हो जाएगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू।